हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, जो आपको आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पैट में पहला टॉपिक आ जाता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके जो यूपी ट्रिपल एससी पैट है उसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध द्वारा लिखे गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश लिखा था उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए महापरिनिर्वाण, बी महाविनिष्करण, सी धर्मचक्र परिवर्तन, या उपयुक्त सभी, या उपरोक्त में से ये सारे ही क्या है प्रथम उपदेश हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। जो धर्मचक्र परिवर्तन है वह महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश है। तो कौन सा उपदेश है? प्रथम उपदेश है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस स्थान से आया था? जो इब्न बतूता है वह किस देश से या किस स्थान से आया था? आपके ऑप्शन है ए स्पेन से, बी मोरक्को से, सी पुर्तगाल से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इब्न बतूता है वह कहाँ से आया था? तो कौन से देश से आया था? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। आपका अगला क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? जो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था वह कब किया था? तो किस तारीख को किया था? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन का तो अधिकतर बच्चों को जवाब का पता ही होता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। आपके ऑप्शन है ए 269 ईसा पूर्व, बी 261 ईसा पूर्व, सी 224 ईसा पूर्व, या 226 ईसा पूर्व। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है शाहजहां के पूरे शासनकाल में वर्णन करने वाला शाहजहां नामा किसने लिखा था? जो शाहजहां का शासनकाल है उसका वर्णन किस में है? शाहजहां नामा में है। उसका वर्णन आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो शाहजहां का वर्णन है वह किस में है? तो शाहजहां नामा में है। वह किसने लिखा था? वह किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है ए इनायत खान ने लिखा था, बी मोहम्मद सादिक खान ने लिखा था, बी सी अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था, या मोहम्मद वारिस ने लिखा था। तो किसने लिखा था? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, मोहम्मद साजिद खान ने। मोहम्मद साजिद खान ने क्या लिखा था? शाहजहां लिखा था। तो शाहजहां लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को आप जरूर ही नोट करेंगे, या तो आप इस क्वेश्चन का नोट भी कर सकते हो या आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? जो ऋग्वेदिक आर्य थे वह किसकी पूजा करते थे? आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक की पूजा करते थे, बी गाय की पूजा करते थे, सी वृक्षों की पूजा करते थे, या माता की पूजा करते थे। जो ऋग्वेदिक आर्य थे वह किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है, वह किसकी गायों की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? गायों की पूजा करते थे। वो सॉरी प्राकृतिक की पूजा करते थे। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। क्या जो ऋग्वेदिक आर्य थे वह किसकी पूजा करते थे? प्राकृतिक की पूजा करते थे। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पैट में इसका भी जबरदस्त रोल रहता है, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी वह किसकी पहल पर की गई थी? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी की पहल पर, बी ए ओ हुम की पहल पर, सी गोपाल कृष्ण गोखले की पहल पर। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, ए ओ हुम के कहने पर। ए ओ हुम के कहने पर नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था? आपके विकल्प दिए गए हैं, ए 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, बी 18 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, सी 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, या ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो कहां पर हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। भारत का जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वह मुंबई में कब हुआ था? 18 दिसंबर 1985 को हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा,
बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, सी लॉर्ड बेवल के द्वारा या लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो किसके द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों का स्थान क्या था? जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनका साधन क्या था? आपके ऑप्शन है ए बहिष्कार, बी स्वदेशी, सी राष्ट्रीय शिक्षा या ये सभी संसाधन या ये सभी साधन थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन है? भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन है। तो भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शंस दिए हैं, ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नरोजी, सी एनी बेसेंट या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपने भी तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी पूरा देखना ना भूलें। मान लो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली, अगर आपसे यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं बना, आगे से क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को अगर आप भी अंत तक देख लेते हो तो आपको जरूर 100% एक ना एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है पतझड़ी वन, बी शंक्वाकार वन, घास स्थल या उष्ण कटिबंधनीय वन। तो कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधनीय वन। जो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधनीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? भारत में जो वन क्षेत्र है वह कितने अनुपात में होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 11.1%, बी 22.2%, सी 33.3% या 44.4%। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 33 सही 3%। कितने? 33 सही 3% वन होने चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए बाघ और हाथी के लिए, बी जंगली भैंसे के लिए, सी पक्षी के लिए, ये तेंदुआ और चीता के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है तेंदुआ और चीता के लिए। तेंदुआ और चीतल के लिए क्या मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है वह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। वह ऐसा कौन सा एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कान्हा, बी दाचिमग्राम, सी गिरी या मुद्रलाई। तो कहां पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दाचिग्राम में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुटिक वन्य पशु विहार कहाँ पर किस राज्य में स्थित है? जो कुटिक वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मध्य महाराष्ट्र में, बी जम्मू कश्मीर में, सी हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप या कारण क्या है? जो भारत में ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पाए जाने वाली जो बेरोजगारी है उसका जो मुख्य क्या है, मुख्य जो रूप कारण है वह क्या है? आपके ऑप्शन है ए प्रश्न, बी संरचनात्मकता है या चक्रीय या ऐच्छिक। तो क्या है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न द्वारा भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बेरोजगारी देखने को मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऐसा आपके विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इस्पात कारखाना ऐसा है जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या की गई थी, उसका स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है ए भलाई इस्पात संयंत्र, बी राउरकेला, सी दुर्गापुर या ये सभी। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस कारखाने की स्थापना की गई थी।
तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। ये सभी भलाई इस्पात, राउरकेला और दुर्गापुर तीनों ही की ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला या वाले कर हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ए सीमा शुल्क, बी निगम कर, सी आयकर या ये सभी। तो कौन से कर ऐसे हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। ये सभी सीमा शुल्क, निगम कर और क्या आयकर तीनों ही लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका यूपी SSSC पैट के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी चेन्नई में या मुंबई में। तो कहां पर स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय स्थित है वह कहां पर है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए वित्त मंत्री के, बी वित्त सचिव के, सी रिजर्व बैंक के गवर्नर के या प्रधानमंत्री के। जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त सचिव के। वित्त सचिव के 1 रुपए के नोट पर क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है, भारतीय संविधान लोक प्रशासन से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हमें कहाँ देख सकते हैं? जो भारत में जो लोकतंत्र के आदर्श हैं, जो भारतीय संविधान में लोकतंत्र के आदेश हैं, उन्हें हम कहाँ पर देख सकते हैं? आपके ऑप्शन है ए भाग 3 में, बी भाग 4 में, सी भाग 1 में या प्रस्तावना में। तो कहाँ पर देख सकते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय में लोकतंत्र के जो आदर्श दिए गए हैं उनको हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? जो प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए एकता व अखंडता को, बी धर्मनिरपेक्ष को, सी गुटनिरपेक्ष को या समाजवादी को। तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? आपसे बात हो रही है कि किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो किसको नहीं जोड़ा गया था? गुटनिरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान क्या है? आपके ऑप्शन है न तो कठोर है न ही लचीला है, दूसरा है अंतः कठोर और अंतः क्या है? लचीला है, सी लचीला है या कठोर है। तो आपके विकल्प दिए गए हैं, तो आपको बताना होगा कि भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? आपके ऑप्शन है ए अनम्य, बी नम्य या नम्य और अनम्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका सही जवाब होता है ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, नम्य और अनम्य। कौन सा है? नम्य और अनम्य दोनों आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का यूपी SSSC पैट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह तानाशाही संविधान है, बी मौलिक संविधान है या विकासशील संविधान है या वकीलों का स्वर्ग है। तो क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान के संदर्भ में वकीलों के स्वर्ग आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक बन जाता है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, श्वसन की दर सबसे कम कब होती है? जो श्वसन की दर होती है वह सबसे कम कब होती है? आपके ऑप्शन है ए चलते समय, बी बोलते समय, सी सोते समय या उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, सोते समय। किसके? जो श्वसन की दर है वह सोते समय सबसे कम होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? जो मानव का हृदय वह कितने कोष्ठीय होता है? आपके ऑप्शन है ए 2 कोष्ठीय, बी 4 कोष्ठीय, सी 6 कोष्ठीय
या डी 5 कोष्ठीय। तो कितने कोष्ठीय होता है? जो मानव का हृदय होता है वह 4 कोष्ठीय होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, मानव का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या होती है? मानव शरीर में पेशियों की कुल कितनी संख्या होती है? आपके ऑप्शन है ए 665, बी 639, सी 629 या 506। तो कितनी होती हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, 639 पेशियां होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है? आपके ऑप्शन है ए 5%, बी 3%, सी 1% या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाता है 1%। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका क्वेश्चन है, कौन सा फल है जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है? ऐसा कौन सा फल है जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए आम में, बी अंगूर में, सी केले में या सेब में। तो सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो केले में आपकी सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? जो हमारे आंसू निकलते हैं, आपने देखा होगा रोते समय हमारे आंसू निकलते हैं, तो उनमें कौन सा पदार्थ घुला? 26 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपके ऑप्शन है, ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च या ग्लूकोज। तो कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, सामान्य नमक घुला होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगती है। लोहे पर जंग लगती है, किसके कारण लोहे पर जंग लगती है? आपके ऑप्शन है, ए फेरिक ऑक्साइड से, बी जलयोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारीय फेरिक कार्बोनेट से या उपरोक्त सभी के कारण। तो किसके कारण लगती है? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी के कारण लोहे पर जंग लगती है। आपका अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है, ए बेंटिंग ने, बी डोमेक ने, सी रोनाल्ड रॉक ने या हर्वे ने। तो किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 28 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो किसने की थी? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति जो तेल होता है उसमें जो घी में परिवर्तित किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ए ऊष्मा उपचार किससे, बी हाइड्रोजनीकरण से, सी ऑक्सीजन द्वारा या एंजाइमों द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? आपके ऑप्शन है, ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा या एल्यूमीनियम। तो कौन सी एक मिश्रित धातु है? तो आपका सही जवाब हो जाता है, स्टील एक मिश्रित धातु है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन का नाम क्या है? जो राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या माउंट आबू। तो कौन सा एक हिल क्षेत्र है, जो हिल स्टेशन कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है, माउंट आबू। राजस्थान का एकमात्र जो हिल स्टेशन है कौन सा है? माउंट आबू है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी मुंबई बंदरगाह, सी कंडाला बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो कौन सा बंदरगाह ऐसा है जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का जो स्कॉटलैंड है वह किस शहर को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, ए मैंगलोर कर्नाटक को, बी नासिक महाराष्ट्र को, सी शिलोंग मेघालय को या कोहिमा नागालैंड को। तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, शिलोंग मेघालय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है, शिलोंग मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है। जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है वह कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए दमन द्वीप में, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सी दादरा नगर हवेली में, या लक्षद्वीप पर। जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है वह कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पोर्ट ब्लेयर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन है ए 2 दिसंबर 1968 को, बी 19 दिसंबर 1991 को, सी 5 दिसंबर 1931 को, या 1 नवंबर 1956 को। तो केरल राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है। जो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 3214 किलोमीटर, बी 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, या 2333 किलोमीटर। तो कितनी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक की भारत की दूरी है। आपका अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए त्रिपुरा में, बी पश्चिम बंगाल में, सी कर्नाटक में, या छत्तीसगढ़ में। तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है छत्तीसगढ़ में। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश से, बी तमिलनाडु से, सी बिहार से, या उत्तर प्रदेश से। तो कहाँ से है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर बसा है। जो अहमदाबाद शहर है वह किस नदी के तट पर बसा है। आपके ऑप्शन है ए गंगा नदी के तट पर, बी साबरमती नदी के तट पर, सी गोदावरी नदी के तट पर, या यमुना नदी के तट पर। तो जो अहमदाबाद शहर है वह किस नदी के तट पर बसा है। तो किस नदी के तट पर बसा है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है गंगा नदी के तट पर। गंगा नदी के तट पर अहमदाबाद शहर बसा है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, या बागबाड़गढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।